नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। चुनाव यात्रा में आज हम बात करेंगे संत कबीर नगर के जिले की। संत कबीर नगर जो कभी खलीलाबाद के नाम से जाना जाता था, अब संत कबीर नगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि खलीलाबाद और के बगल में मगहर एक जगह है। मगहर कबीर जो सूफी संत हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पर समाधि ली थी, उन्होंने यहाँ पर अंतिम सांस ली थी। इसकी वजह से यहाँ पर उनकी एक समाधि भी बनाई गई है। पूरे देश में जो भी कबीर पंथ के लोग हैं, जो भी कबीर को मानने वाले हैं, वो सारे लोग एक बार मगहर जरूर आते हैं। संत कबीर नगर जिले में 3 विधानसभा लगती है। वैसे तो संत कबीर नगर एक लोकसभा भी है। इस लोकसभा में वैसे 5 विधानसभाएं लगती है: मेहदावल, खलीलाबाद, धनघटा और एक गोरखपुर जिले की एक सीट लगती है, खजनी। और इसके अलावा अंबेडकर नगर की एक सीट लगती है, आल्हापुर। मतलब पांच, इस लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती हैं। लेकिन अगर हम जिले की बात करते हैं तो इस जिले में सिर्फ 3 विधानसभा आती है: मेहदावल, खलीलाबाद और धनघटा। आज की तारीख में 2017 में जब इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, तो यहाँ पर बीजेपी की जो लहर थी, भारतीय जनता पार्टी की, उस लहर में बीजेपी ने तीनों सीटें जीती थी और अच्छे खासे मार्जिन से तीनों सीटें बीजेपी ने जीती थी। हालांकि ये जो पूरा जिला है, ये पिछले 2 चुनावों से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पास रहा है। वहां इनकी, मतलब उनके विधायक जीतते रहे हैं। लेकिन 2017 में जो बीजेपी का एजेंडा था, उस एजेंडे में तीनों विधानसभा सीटें इन्होंने जीती। और जीतने के बाद इस विधायक जो विधानसभा है धनघटा, उस धनघटा से जो एमएलए हैं श्री राम चौहान जी, श्री राम चौहान उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। और 2 और एमएलए हैं, एक खलीलाबाद से, दूसरे मेहदावल से। खलीलाबाद से दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौधरी, जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते हैं 2017 में। ये 2012 में भी भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। जबकि मेहदावल जो सीट है, उससे राकेश सिंह बघेल वहां से एमएलए है। राकेश सिंह बघेल बहुत चर्चित एमएलए रहे हैं। आपको याद होगा, एक उत्तर प्रदेश में खलीलाबाद में एक जूता कांड हुआ था मेहदावल में। उस जूता कांड के मुख्य जो कहा जाए कि आरोपी थे, या तो ये यही थे। आज की तारीख में वो नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। जो सांसद रहे हैं, एक्स एमपी रहे हैं शरद त्रिपाठी जी, आज वो हमारे बीच नहीं है। उनके और राकेश सिंह बघेल के बीच में किसी डेवलपमेंट को लेकर के विवाद हुआ था और मीडिया में खूब चर्चा हुई थी राकेश सिंह बघेल की और शरद त्रिपाठी जी की। 2019 में शरद त्रिपाठी का भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया, लोकसभा का टिकट उनको नहीं दिया संत कबीर नगर से। ऐसा माना जाता है, उस समय ये बात कही गई थी कि राकेश सिंह बघेल का भी टिकट कटेगा, क्योंकि इस बात से ब्राह्मण नाराज था। इस घटना को लेकर के ब्राह्मणों में नाराजगी पैदा हुई थी। अब आज की तारीख में शरद जी है नहीं। 2022 का जब इलेक्शन होगा तो राकेश सिंह बघेल का टिकट कटेगा या नहीं कटेगा, ये नहीं कहा जा सकता है। हम जो सबसे महत्वपूर्ण जो विधानसभा है वो है धनघटा, जो कभी हैसर के नाम से जानी जाती थी। हैसर विधानसभा पहले हुआ करती थी, लेकिन जब परिसीमन हुआ, परिसीमन के बाद इस विधानसभा का नाम धनघटा हो गया। हैसर से श्री राम चौहान जी 3 बार एमएलए रहे, 3 बार एमपी भी रहे बस्ती से वो, और आज की तारीख में मिनिस्टर हैं। और भारत सरकार में भी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रहे हैं श्री राम चौहान जी। लेकिन जो
बतौर मंत्री रहते हुए जो अपने क्षेत्र का विकास होना चाहिए, जो जिले का विकास होना चाहिए, वो नहीं हुआ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वही मंत्री रहे हैं और पिछली जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तब भी वो मिनिस्टर थे। लेकिन जिस तरीके से विकास होना चाहिए था, उस तरह का विकास उस समय नहीं हुआ। हालांकि जो 2012 का इलेक्शन था, 2012 के इलेक्शन में श्री राम चौहान जी चुनाव नहीं जीत पाए थे। 2012 में खलीलाबाद से तो पीस पार्टी के डॉक्टर अयूब चुनाव जीते थे, जबकि धनघटा से अलगू चौहान और मेहदावल से लक्ष्मीकांत निषाद चुनाव जीते थे। मतलब 2012 में 2 सीटें मेहदावल और धनघटा समाजवादी पार्टी के पास थी। 2007 में भी जो धनघटा सीट है वो समाजवादी पार्टी के पास थी। दशरथ यादव वहां से एमएलए हुआ करते थे। लेकिन 2000 जब 12 का इलेक्शन हुआ तब समाजवादी पार्टी ने अलगू चौहान को मैदान में उतारा, क्योंकि वो जो विधानसभा है धनघटा, वहां पे बड़ी तादाद में ऐसा कहा जाता है कि जो चौहान बिंद है ये करीब 80,000 की पॉपुलेशन है। इसकी वजह से उनको टिकट दिया गया। लेकिन 2022 में क्या होगा ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2022 में तीनों सीटें जीतना आसान नहीं है। क्योंकि जो वायदे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, जो एमएलएज ने लोकल लेवल पर भी वायदे किए थे, वो वायदे पूरे नहीं हो पाए हैं। वायदे पूरे न होने की वजह से लोगों में इस बात को लेकर के नाराजगी भी है, और वो नाराजगी वोट के समय उनकी दिख सकती है। इसके साथ साथ जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का चूंकि ये इलाका गढ़ रहा है, तो उसके जो कैंडिडेट्स हैं जो पिछली बार चुनाव हारे थे, वो 2022 के इलेक्शन की तैयारी में पिछले 3 सालों से जुटे हुए हैं कि किस तरीके से 2022 का इलेक्शन यहां से जीता जा सके। अब हम बात करते हैं खलीलाबाद। आखिर खलीलाबाद से संत कबीर नगर कैसे हुआ, और खलीलाबाद का जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है हम उसकी चर्चा हम उससे करेंगे। खलीलाबाद के बारे में कहा जाता है कि एक खलीलुर रहमान यहाँ पर जो है एक हुआ करते थे, जो यहाँ के उनकी रियासत थी, उनके एक जो मैनेजर हुआ करते थे, एक उन्होंने खलीलाबाद को अपने इलाके में एक बाजार लगवाई जिसका नाम था रगड़गंज। खलीलाबाद का नाम पहले रगड़गंज हुआ करता था। आज भी रगड़गंज बाजार खलीलाबाद में मौजूद है और वहां पर एक बड़ी बाजार अभी भी लगती है। बाद में उन्होंने ही, राय साहब ने ही, खलीकुर रहमान जो जिनकी रियासत में ये खलीलाबाद आता था, उनके नाम पर इस जगह का नाम खलीलाबाद रखा गया। और जब 15 ये जब 1900 उस समय तक खलीलाबाद मात्र एक तहसील हुआ करती थी। लेकिन 15 सितंबर बस्ती जिले की तहसील हुआ करती थी। बस्ती आज भी बस्ती मंडल की ही ये लगा हुआ जिला है। हालांकि गोरखपुर से ज्यादा नजदीक है खलीलाबाद, जबकि बस्ती से इसकी दूरी ज्यादा है। 15 सितंबर 1997 को खलीलाबाद को नया जिला घोषित किया गया। नए जिले का नाम रखा गया संत कबीर नगर। ये भगवान जो कबीर जो कवि थे, उनके नाम पर इस जिले का नाम रखा गया। आप सबको पता ही है कि यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर, जो खलीलाबाद से 7 किलोमीटर की दूरी पर मगहर स्थित है, जहाँ कबीर दास जी जो सूफी कवि हुआ करते थे, उन्होंने अंतिम सांस ली। आज भी उनकी समाधि वहां पर बनी हुई है। 2014 से 19 के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस समाधि पर आ चुके हैं और
उन्होंने कबीर के बारे में बहुत कुछ कहा था कि कबीर ने किस तरीके से हमारे समाज को बदलने का काम किया और एक पथ प्रदर्शक के रूप में वो हमेशा से जाने जाते रहे हैं। तो ये खलीलाबाद सीट लगती है। खलीलाबाद में बताते हैं लोग कि पीस पार्टी जब से यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आई, डॉक्टर अयूब इससे पहले यहाँ से एमएलए थे 2017 से पहले 2012 में, पिछली बार भी वो लड़े और 2022 में भी डॉक्टर अयूब के यहाँ से लड़ने की संभावना है। अब हम बात करते हैं खलीलाबाद के जो बगल की सीट मेहदावल। मेहदावल में जो राकेश सिंह बघेल हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने उनका टिकट कटेगा या नहीं कटेगा, हालांकि उस समय ये बात चली थी तो संगठन की तरफ से बताया गया था कि जब टिकट का समय आएगा तो राकेश सिंह बघेल का भी टिकट कट सकता है। अब बात आती है कि वहां दूसरा कौन सबसे मजबूत कैंडिडेट है। वहां पर ताबिज खान जो है बीएसपी से एक बार एमएलए रहे हैं, वो भी इस बार समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो वहां की स्थिति कुछ और होगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी राकेश सिंह बघेल को टिकट दे या फिर किसी और को दे। बीएसपी से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब मेहदावल की जहां तक बात है, मेहदावल विधानसभा में, मेहदावल विधानसभा हमेशा से उपेक्षित रही है। एमएलए चुन तो जाते हैं लेकिन वहां की जो बेसिक समस्या है उस समस्याओं की तरफ उनका रत्ती भर ध्यान नहीं जाता है। इस वजह से चुनाव में उन्हें इसका विरोध भी सामना करना पड़ता है, पब्लिक इसका विरोध भी करती है, लेकिन चूंकि पब्लिक वोट देने की उसकी मजबूरी है, इस वजह से पब्लिक वोट देने के लिए जाती है। मेहदावल में एक जगह है बखिरा। बखिरा की जो झील है वो बड़ा पर्यटक स्थल है। भारत के लिए तो अभी वो बड़ा पर्यटक स्थल नहीं बन पा रहा है, हालांकि राजनेताओं ने कई बार कहा कि इसको बड़ा पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, बखिरा झील का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन तो पक्षियों के लिए, जो साइबेरियन पक्षी होते हैं, उनके लिए एक बड़ा पर्यटक स्थल आज भी बखिरा की झील बनी हुई है। हर साल जब भी शरद ऋतु आती है उसमें बड़ी संख्या में, शीत ऋतु जब आती है तो वहां पर बड़ी संख्या में साइबेरियन पक्षी आते हैं, एक झुंड में आते हैं और करीब 2-3 महीने तक वहां रहते हैं और रहने के बाद फिर वो वापस चले जाते हैं। तो साइबेरिया के पक्षियों को तो बखिरा पर्यटन स्थल के रूप में नजर आता है, लेकिन हमारा जो उत्तर प्रदेश है, हमारा जो देश है, इसके लोग अभी बखिरा को पर्यटन स्थल के रूप में नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आम लोगों के आने जाने की और कोई सुविधा नहीं है और उसमें कोई केवल झील को भी, एक तरीके से झील भी जलकुंभियों से पटी रहती है। ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग वहां जाना पसंद नहीं करते हैं। इसी इलाके में एक अमर डोभा जगह है जो बड़ा इलाका है, जहां पर करीब 10,000 बुनकर रहते हैं। बुनकरों, यहाँ का जो प्रमुख वो है हैंडलूम है, वो एक गमछा यहाँ लोग बनाते हैं। उस गमछे की पूरे देश में बहुत डिमांड है, विदेशों तक ये भेजा जाता है। वैसे गमछे के अलावा बहुत सारी चीजें यहाँ बनती हैं, लुंगी बनता है, कुर्ता पैजामे के कपड़े बनते हैं। बुनकर, हैंड बुनकर करीब 10,000 बुनकर हैं। उन बुनकरों की अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की तरफ भी जब चुनाव आता है तो उनकी बात मीडिया भी करती है और नेता भी करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद उनकी चर्चा उसी तरीके से खत्म हो जाती है। यह एक चिंता की बात है। 2022 के इलेक्शन में क्या मुद्दे होंगे, यह भी एक बड़ी बात है। ये देखने वाली बात होगी कि कोविड के दौरान जो लापरवाही
हुई है, लापरवाही की वजह से हजारों लोगों की जो मौत हुई है, क्या वो चुनावी मुद्दा बन पाएगा? क्या विकास का मुद्दा चुनावी मुद्दा बन पाएगा? क्या रोजगार का मुद्दा चुनावी मुद्दा बन पाएगा? क्या किसानों का मुद्दा चुनावी मुद्दा बन पाएगा? ये अभी देखना बाकी है। हालांकि जो यहाँ अगर हम बात करते हैं वोटर की, तो पूरे जिले में जो संत कबीर नगर जिला है, करीब 11,05,983 वोटर है और इनमें से 6,01,241 पुरुष वोटर हैं, जबकि 5,47,4,742 महिला वोटर हैं। करीब 69.1% की यहाँ की जो है साक्षरता दर है, जो बहुत ही कम है। साक्षरता दर कम होने की वजह से लोग जो असली मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों से भटक करके वोट करते हैं। अब ये देखना होगा कि संत कबीर नगर जिले में क्या वास्तविक जो आम लोगों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर वोट होता है, चुनाव होता है, या फिर जो धर्म के मुद्दे हैं, मंदिर का मुद्दा है 2012 में जिस पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा और वही मुद्दा बन गया, उस मुद्दे पर चुनाव होता है। ये देखने वाली बात होगी। आज की चुनाव यात्रा में बस इतना ही। कल हम किसी और जिले की चुनाव यात्रा में आपको लेकर के चलेंगे, जब हम बताएंगे कि उस जिले की विधानसभा सीटें कितनी हैं, वहां पर 2017 में कौन सी पार्टी को ज्यादा सीटें मिली थी, कितनी सीटें मिली थी, 2022 की क्या संभावना है। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।